दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लाइब्रेरी साइंस का जो BLIS कोर्स है उसके 221 का बुक 1 का टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हर बार पेपर्स में आता है। तो इस लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने 2 और लेक्चर डाल दिए हैं लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, आप उसको पहले देख लें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। इससे पहले मैंने लॉज ऑफ लाइब्रेरीज़ का 2 लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है, आप उसको देख लें और ये उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ टाइप्स लिखा हुआ है: नेशनल लाइब्रेरीज़, एकेडमिक लाइब्रेरीज़, पब्लिक लाइब्रेरीज़, स्पेशल लाइब्रेरीज़, डिजिटल लाइब्रेरीज़, वर्चुअल लाइब्रेरीज़, हाइब्रिड लाइब्रेरीज़। तो ये कुछ 7 टाइप के लाइब्रेरीज़ होते हैं। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें बोला है कि हमने जब ये पढ़ लेंगे लास्ट में तो हमें क्या क्या चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा और क्या क्या चीज़ें हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ और वर्चुअल लाइब्रेरीज़ और हाइब्रिड लाइब्रेरीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज़ का, उनका भी यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइब्रेरीज़ होता था वो स्टार्टिंग में इतना वेल ऑर्गेनाइज और इतना एडवांस लाइब्रेरीज़ नहीं हुआ करता था। बहुत ही आउटडेटेड उसके अंदर जो चीज़ें थी, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बुक मटेरियल होता था। रीडर्स भी बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते थे पढ़ने में। तो वहाँ से शुरुआत हुई जहाँ से लाइब्रेरीज़ अभी बहुत ही मतलब छोटे स्तर पे था। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी रही, जब हमारे पास हाइब्रिड लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे पास डिजिटल एंड वर्चुअल लाइब्रेरीज़ हैं, तो यहाँ तक की जो पूरी जर्नी है उसको यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या मतलब ऑब्स्टिकल आए, किस तरीके के डेवलपमेंट हुए थे जो भी यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में, और कौन कौन से पीरियड में कैसे मतलब स्टेप लिए गए ताकि जो लाइब्रेरी है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए। जैसे कि हमने लॉज में ही पढ़ा था कि जो लाइब्रेरीज़ होती है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज़म होता है। तो ऐसे ही वहाँ से यहाँ तक ग्रोथ का पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताया है। तो ये सब आप चाहें तो एक बार फोकस कर लें, बट इसमें यही बात की है जो मैंने अभी आपको बताया। हमारे मतलब का बात यहाँ से आता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उनके बारे में जो भी स्पेशल फीचर्स हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में कौन सी जो लाइब्रेरीज़ हैं और क्या उनका फंक्शन है, क्या रोल प्ले करती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उनका, ये सारी बातें हम यहाँ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ में यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टार्टिंग में लाइब्रेरीज़ होती थी उनका मेन फंक्शन क्या होता था। वो सिर्फ जो रिलीजियस बुक्स होती थी, जो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, उनको ही प्रिजर्व करना उनका काम होता था। और उनके पास और ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं होता था, जो कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, और ना ही इतने लोगों को अलाउ होता था कि वो जाके उनको रीड करें। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लाइब्रेरी का डेवलपमेंट भी उसी साइड वाइज होता रहा। जैसे यहाँ पे बोला गया है इस वाली लाइन में, ये देखिए कि 20 सेंचुरीज़ में जो लाइब्रेरी साइंस का जो डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी से हुआ और उसकी बिल्डिंग वगैरह पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिर वहाँ से टेली कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी भी इसमें
ऐड होती गई कंप्यूटर के साथ, जो लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट था वो आगे बढ़ता गया। फिर आजकल जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो उनके पास जो डिजिटल फॉर्म में वो रिकॉर्ड मतलब रखते हैं, तो वहाँ से जब उनके पास सिर्फ पेपर वर्क हुआ करता था, और यहाँ तक में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए लाइब्रेरी साइंस के इस डेवलपमेंट में। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक हम बात करें डिजिटल लाइब्रेरी, द टर्म डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरीज, तो इन दोनों में क्या है। डिजिटल मतलब जो कि मतलब डिजिटली फॉर्म में हम कहीं स्टोर करके रख सकें, जिसमें स्पेस कम लगे, जैसे कि हम उसको किसी डेटा के फॉर्म में रख सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें बहुत आसानी हो। और वर्चुअल लाइब्रेरीज़ वो जो कि बिल्कुल ही हमें मतलब दिखे ना, और वो प्रेजेंट हो एक सोसाइटी के फॉर्म में, हर जगह वो प्रेजेंट है, हमें वो दिख नहीं रही है। तो ऐसे लाइब्रेरीज़ तक आना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इस सेशन में पूरा यही बताया है। ये वाला लाइन आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। This session provide a brief account of libraries with a focus on the later part of 20th century। जो 20th सेंचुरी था वहाँ पे उनका मेन फोकस था, क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल हर तरह से डेवलपमेंट होने लग गया लाइब्रेरीज़ में, लोगों को अवेयरनेस पहुँचने लगी। जैसे इट ऑफन ओवरव्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़, एग्जाम्पल ऑफ देयर आर फंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे शुरू हो गए थे लाइब्रेरीज़ बनने। तो हमारा जो मेन फर्स्ट पॉइंट है जो हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे, वो है नेशनल लाइब्रेरीज़। तो नेशनल लाइब्रेरीज़ कौन सी होती हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इंडिया में कौन सी नेशनल लाइब्रेरीज़ है, कहाँ है वो क्या करती हैं, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। तो नेशनल लाइब्रेरीज़ कौन से होते हैं। नेशनल लाइब्रेरीज़ वो लाइब्रेरीज़ होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा फंड होता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए चीज़ें रखी जाती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्लोबल फोरम में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, तो इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरीज़ है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी। वैसे ही बाहर के अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो हर कंट्री की अपनी एक नेशनल लाइब्रेरीज़ होती हैं, जहाँ पे वो अपने रिटन रिकॉर्ड्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी वहाँ पे रखते हैं। तो ये सारी बात यहाँ पे की गई है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज़। यहाँ पे डेफिनेशन एंड फंक्शन में बेसिकली यही बोला गया है कि लाइब्रेरीज़ के जो काम क्या होते हैं, और नेशनल लाइब्रेरीज़ कौन से होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं, और नेशनल लाइब्रेरीज़ को सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बाकी लाइब्रेरीज़ यूज़ करती हैं। मतलब वहाँ पे आम नागरिक को जाके बुक इशू कराना और रिटर्न करने का परमिशन नहीं होता। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, डिफाइन अ नेशनल लाइब्रेरी, 6th एडिशन ऑफ हेराल्ड लाइब्रेरियल ग्रोसरी डिफाइन। यहाँ पे देखिए क्या डिफाइन किया है इन्होंने। अ लाइब्रेरी मेंटेन्ड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड, जो एक ऐसी लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट फंड के द्वारा मेंटेन की जाती हो। सर्विंग द नेशन एज अ होल, ये मैंने पहले ही बता दिया। बुक्स इन इट्स बीइंग फॉर रेफरेंस ओनली, सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही बुक उसकी यूज़ की जाती हो। यूजुअली कॉपीराइट्स लाइब्रेरीज, द फंक्शन ऑफ सच लाइब्रेरीज इज़ टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी द बुक, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको एक तरह से अपने नेशनल लाइब्रेरीज़ में रखा जाए, ताकि बाद में उसकी कॉपी अगर किसी को चाहिए, या फिर लेटर एरा में अगर देखा जाए, तो वो सारे एक प्रिजर्व फॉर्म में रहने चाहिए वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे बोला गया है बुक्स परचेज बीइंग पब्लिश इन अदर कंट्रीज़, वो भी यहाँ पे रहती हैं। और पब्लिशर्स, यहाँ पे एक बात है कि बताने वाली, कि जैसे कि
नेशनल लाइब्रेरीज़ का एक और वो होता है, मतलब काम होता है कि जो भी पब्लिशर होते हैं उनको वो पब्लिशर अगर कोई भी बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो भी बुक पब्लिश कर रहे हैं वो बुक यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी को एक कॉपी उसकी दे दें। उसके बाद National Library as maintained by nation. The definition does not specify or discuss the service that a national library has to offer, except the twin function of collecting and preserving the nation intellectual प्रॉपर्टीज़। जितने भी नेशन वाइज जो भी चीज़ें होती हैं, नेशन के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्रिजर्व करना ही नेशनल लाइब्रेरीज़ का मेन फंक्शन होता है। इट विल नॉर्मली परफॉर्म सम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे हम कुछ नेशनल लाइब्रेरीज़ के यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे जो कि वो परफॉर्म करते हैं। प्रोड्यूस अ नेशनल बिब्लोग्राफी, एक नेशनल बिब्लोग्राफी प्रोड्यूस करते हैं, जितनी भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब का। होल्ड एंड कीप अप टू डेट अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ फॉरेन लिटरेचर, मतलब जो इंडिया का जो लिटरेचर है उसको तो वो प्रिजर्व करके रखते ही हैं, अगर फॉरेन में भी कोई पब्लिश हो रहा है तो उसकी भी अगर कॉपी उनको चाहिए तो वो ही जो स्टेट लाइब्रेरीज़ होती हैं या फिर जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं वो डायरेक्टली नहीं जाएंगी फॉरेन लाइब्रेरीज़ को कांटेक्ट करने, वो नेशनल लाइब्रेरीज़ का काम होता है करना। एक्ट एज अ नेशनल बिब्लोग्राफर इंफॉर्मेशन सेंटर, ये एक तरह से एक्ट करता है बिब्लोग्राफिक सेंटर फॉर अदर लाइब्रेरीज। कंप्लाइज यूनियन कैटलॉग से, एक कैटलॉग मेंटेन करना भी इनका एक काम होता है। पब्लिश रिस्ट्रोस्पेक्टिव बिब्लोग्राफी, यहाँ पे बिब्लोग्राफी वाला तो पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग एज अ फंक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज, ये सब तो हमने बता दिया। टू प्रोवाइड लीडरशिप अमंग द लाइब्रेरीज, हाँ ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल लाइब्रेरीज एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड करती है अमंग जो बाकी के लाइब्रेरीज होती है उनको। फिर टू सर्व एज अ परमानेंट डिस्पोट्री फॉर ऑल पब्लिकेशन इशूड इन द कंट्री, जितने भी पब्लिकेशन हाउस है वो पब्लिश करते हैं तो उसकी एक कॉपी तो इनके पास होना ही चाहिए। टू एक्वायर अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, और अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल भी एक्वायर करते हैं। टू प्रोवाइड बिब्लोग्राफिकल सर्विसेज, टू सर्व एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारी मतलब पॉइंट है कि वो एक तरह से गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कोऑपरेट करती है, एक्टिविटीज़ को जो भी होता है उसको मैनेज करना और बिब्लोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारा काम होता है नेशनल लाइब्रेरीज़ का। ये सब वही है, एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरीज मटेरियल फॉर अदर लाइब्रेरीज, ये जो अभी मैंने बताया है उसी के ये पॉइंट्स हैं। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे बाकी वही बात की गई है जो अभी मैंने बताया। यहाँ पे देखिए जैसे कि बाहर की लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे फॉरेन इंडिया की लाइब्रेरीज़ होती हैं वैसे ही बाहर में भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे कि द रशियन स्टेट लाइब्रेरीज़ इन मॉस्को इज़ द नेशनल लाइब्रेरीज़ फॉर रशियन। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है यहाँ पे क्या बोल रहा है। It is a size and the importance comparable to the libraries of Congress. It receives several publication from throughout the country and distribute their copies to specific libraries. Special libraries, the libraries organize domestic and international। यहाँ पे है कि जैसे कि हमारे इंडिया की लाइब्रेरीज़ काम करती हैं वैसे ही फॉरेन की लाइब्रेरीज़ भी, उनके जो नेशनल लाइब्रेरीज़ होती हैं वो भी उसी तरीके से काम करती हैं। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है द नेशनल लाइब्रेरीज़ ऑफ चाइना, जापान, इंडिया आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़। फिर अब यहाँ पे हम सब ये वाला पढ़ते हैं द नेशनल लाइब्रेरीज़ ऑफ इंडिया। यहाँ पे इट मे बी comprise here that the national libraries of India
located in Kolkata has more than 2.2 million books and other material. जो कोलकाता में हमारी नेशनल लाइब्रेरीज स्टैब्लिश है उसके पास कितने मटेरियल है, 2.2 मिलियन बुक्स एंड मटेरियल्स वहाँ पे उनके पास हैं. द कलेक्शन इज़ बिल्ड थ्रू द फॉलोइंग मीन्स. ये किस तरीके से ये लोग ये सारा कलेक्शन करते हैं. बुक्स रिसीविंग थ्रू डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1956. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, 1956 वाला एक्ट. उसके बाद परचेज करते हैं गिफ्ट के तौर पे, अगर कहीं से आ गया एक्सचेंज कर लिया. द मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन इन इंग्लिश एंड, इसके पास कहाँ ज़्यादातर कलेक्शन इंग्लिश और हिंदी में होती है, और बाकी जो कलेक्शन होता है वो रीजनल लैंग्वेज और थोड़ी बहुत जो फॉरेन लैंग्वेज में होता है. तो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पब्लिकेशन एक्वायर थ्रू द परचेज. ये ज़्यादातर परचेज करते हैं यहाँ से लाइब्रेरीज से बुक, ताकि एक वहाँ पे मेंटेन रहे. द नेशनल लाइब्रेरीज हैज सम गिफ्ट विच एनरिच इट्स होल्डिंग कंसिडरेबिलिटी. ये सब वही बात की गई है यहाँ पे. देखिए, द नेशनल लाइब्रेरीज हैज़ एक्सचेंज रिलेशन विद यहाँ पे 175 इंस्टीट्यूशन इन 56 कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं उनके जो रिलेशन होते हैं वो देखिए कितने 175 इंस्टीट्यूशन से होते हैं और 56 कंट्रीज़ में है. हमारी जो इंडिया की नेशनल लाइब्रेरीज है उसकी. फिर यहाँ पे सर्विसेज क्या देते हैं नेशनल लाइब्रेरीज, ये तो हमने पढ़ लिया था. तो ये था नेशनल लाइब्रेरीज. अब चलते हैं दूसरे टाइप में, एकेडमिक लाइब्रेरीज. एकेडमिक लाइब्रेरीज कौन से होते हैं. एकेडमिक लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरीज होते हैं जो हम एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरीज़, हमारे स्कूल की लाइब्रेरीज़, हमारे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़, ये सब एकेडमिक लाइब्रेरीज़ होते हैं. तो इनका काम क्या होता है. इनका काम होता है जो रीडर है उसको सर्व करना, रीडर का नीड प्रोवाइड करना, उनको मटेरियल प्रोवाइड करना. देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ. यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज फॉर रीडिंग एंड रेफरेंस इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च. जो लाइब्रेरीज होती हैं, ये देखिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी फॉर हायर लर्निंग, रिसर्च एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज. यहाँ पे बोला है द एफर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन द चेंज एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन एकेडमिक लाइब्रेरीज कैनॉट बी अंडरमीन. जो चीज़ें एकेडमिक लाइब्रेरीज में होती हैं वो बहुत अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस लेवल पे जो पब्लिक होता है वो डायरेक्ट जो कांटेक्ट करता है लाइब्रेरी से, और वहाँ से वो परचेज़ बोल रहे हैं, वहाँ से वो इशू करा सकता है और रिटर्न कर सकता है, और उसको यहाँ से ही मतलब एक तरह से इंटरेस्ट उसके अंदर आता है पढ़ने का. At this point in time, the role of academic libraries will play in future is far from clear. जो पहले जो लाइब्रेरीज प्ले करती थी रोल, उससे बहुत ज़्यादा अलग हो गया है अभी का जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे काम होते हैं. देखिए यहाँ पे द एकेडमिक लाइब्रेरी कंप्राइजेस. एकेडमिक लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं. स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, the university libraries. Performance of each of these type of libraries is important in providing the objective of their parents organization to which they are attached. इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ये अटैच है, सबसे पहले तो उसके डिमांड, उसकी नीड को फुलफ़िल करें. अगर कोई स्कूल लाइब्रेरीज है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये देखिए नीचे यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरीज है. तो स्कूल लाइब्रेरीज़ का मेन फोकस क्या होता है कि वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो भी नीड एंड जो है उसको फुलफ़िल करना. तो द लाइब्रेरियन ऑफ द स्कूल लाइब्रेरीज हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली मेंटेनिंग द लाइब्रेरीज बट ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व
in activities that would complement and supplement classroom teaching. It is necessary for him her टू पोजेस टीचिंग स्किल। यहाँ पे उनका सिर्फ काम ये नहीं होता कि बुक को अरेंज करना या बुक को मेंटेन करके रखना बस, बट उनका और भी काम होता है, जैसे कि जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करना, उनको उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी लाना ताकि वो बुक्स के प्रति वो सेंसिटिव रहें, वो बुक को पढ़ें और बुक को और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लें। द स्कूल लाइब्रेरी शुड ऑफन सम ऑफ द सर्विसेज, वो कुछ सर्विस देती हैं जैसे लीडिंग, इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज, फिर क्या है गाइडेंस, ये देखिए यहाँ पे गाइडेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज। यहाँ पे अदर रूटीन सर्विसेज भी हैं जैसे कि सर्विस ऑन करंट इवेंट एक्टिविटीज़। तो ये सारी सर्विसेज हैं स्कूल लाइब्रेरीज़ का जो ये परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा कॉलेज लाइब्रेरीज़। कॉलेज लाइब्रेरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड अ कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट। स्कूल लाइब्रेरीज़ में एक लिमिटेड एनवायरनमेंट होता है, लाइब्रेरीज़ का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं होता क्योंकि उतना स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हेयर द टीचर विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट हैव टू डिपेंड मोर ऑन सेल्फ लर्निंग। स्कूल में क्या होता है, टीचर खुद अपने साइड से बच्चों को नोट प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनको देते हैं एडिशनल में लर्न करने के लिए, बट स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता। वहाँ पे जो टीचर हैं उनका काम बस लेक्चर देना होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद अपने आप में सेल्फ उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसके लिए वो लाइब्रेरी पे निर्भर करते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरीज़ वो क्या होता है, जैसे कि गिविंग द यंग माइंड अ वाइड एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिया जाए, डीप नॉलेज दिया जाए किसी भी डिसिप्लिन से वो बिलोंग करते हैं। तो प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एडवांस स्टडीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन, प्रिपेयरिंग द गर्ल एंड बॉय for shouldering higher responsibility in life, providing adequate reading facility and introducing special material to factually necessary for their research। जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है उनके रिसर्च वर्क में, उनके असाइनमेंट में, उसमें वो मदद करना, उनको लाइफ बेसिस पे एक रिस्पॉन्सिबल बनाना ताकि वो खुद अपने जो भी चीज़ें हैं उसको कर सकें और वो अपने मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सके कि वो कोई भी अगर वो उनको प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो खुद उसको हैंडल कर सके अपने बेसिस पे। तो ये सब काम होता है जो कॉलेज लाइब्रेरीज़ होते हैं। द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज टू प्रोवाइडेड बाय कॉलेज लाइब्रेरीज कंप्राइज द फॉलोइंग। अब कॉलेज लाइब्रेरीज़ के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं वो होता है टेक्स्ट बुक सर्विस, लीडिंग एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, लीडिंग रूम सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज। ये सब क्या होते हैं, ये जैसे इंटर लोन सर्विस होता है कि अगर मान लीजिए आपके लाइब्रेरी का इतना फ़ंड नहीं है तो आप किसी और लाइब्रेरी से कुछ फ़ंड ले लें या फिर उनसे कुछ बुक बाय कर लें। और रेफरेंस सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन रेफरेंस देते हैं, बहुत सारी हैं, ऑडियो विजुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। तो ये सारा इनका फंक्शन होता है कॉलेज लाइब्रेरी का। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का। एन एंड्योरिंग मेटाफर फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इज़ डैट इट इज़ हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो एक दिल होता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं उस पर मेन फोकस होता है। और द एक्सट्रैक्ट ओरिजिन ऑफ दिस फ्रेज आर नॉट क्लियर, हाउएवर विलियम एटसन एंड यहाँ पे देखिए द मेटाफर इम्प्लाइज दैट द एकेडमिक लाइब्रेरीज इज ऑफ unparalleled importance. The objective and the function of university libraries are derived from the function of the university
विच दे आर, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिकल की यूनिवर्सिटी है तो उनका फंक्शन उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई स्कूल कॉलेज की मतलब लाइब्रेरीज़ हैं वो किसी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से मान लीजिए वो डील करती है, तो उनका जो स्पेसिफिक फील्ड ऑफ फंक्शन होता है वो उस तरह इंक्लाइंड होता है। तो ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन है जैसे लर्निंग एंड टीचिंग, रिसर्च एंड जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। लर्निंग और टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लर्न करवाना और उनको टीच करना ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है। रिसर्च जो कि बहुत प्रिवेलेंट मतलब फंक्शन है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो करवाना, नॉलेज उनको देना। डिसेमिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट, जो भी रिसर्च रिजल्ट आया उसको डिसेमिनेट करना। कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़, जो भी नॉलेज एंड आइडियाज़ आ रहे हैं उनको कंजर्व करके रखना। और एक्सटेंशन एंड सर्विसेज, एक्सटेंशन और सर्विसेज प्रोवाइड करना यहाँ पे फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे एक कुछ फंक्शन भी है। डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज कलेक्शन इन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फॉर लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च, पब्लिकेशन। यहाँ पे बेसिकली जो भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं ये वही बता रहे हैं कि जो भी लाइब्रेरीज होती हैं उनका फंक्शन बेसिकली होता है रिसर्च पे फोकस करना, नोबल आइडियाज़ लेके आना, और जो भी रेफरेंस सर्विसेज है और जो जो यूज़र है, जो लर्नर है, उसको उसके नीड के जो भी मटेरियल है वो उसको प्रोवाइड करना। कलेक्शन, बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बस यही बोला है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इज़ टू बिल्ड अ साउंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट केयरफुली, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग इस तरीके से बनाना ताकि वहाँ पे ज़्यादा नॉइस ना हो। अगर कोई रिसर्च वर्क के लिए वहाँ पे जा रहा है, कोई बुक बैठ के वहाँ पे पढ़ रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल पीस मेंटेन हो। वहाँ पे बिल्डिंग ऐसे बनी हो जिससे रोशनी, वेंटिलेशन का अच्छा खासा वहाँ पे स्कोप हो, और जो वहाँ की बिल्डिंग हो वो भी काफ़ी अच्छे से बड़ी बड़ी हो ताकि वहाँ से जो लाइट है वो अंदर आ सके, ताकि जो रीडर है उसको कोई दिक्कत ना हो उसमें। पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज़ कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं? ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगी। ये लाइब्रेरीज़ का काम क्या होता है? लोगों को प्रमोट करना, लोगों के अंदर एक विलिंगनेस लेके आना ताकि लोग इस लाइब्रेरीज़ में आके अपने जो भी स्टडी करना है बुक के प्रति उनका लगाव हो, वो रीडिंग के लिए वो वहाँ पे जाएं। तो यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, पब्लिक लाइब्रेरीज हैव अ प्राउड हेरिटेज, दे आर नाउ एक्नॉलेज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी लाइफ एज promoters of libraries, providers of wide range of reading for all age group। यहाँ पे बोला गया है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं सोसाइटीज़ में। उनका काम क्या होता है कि जो भी एज ग्रुप हो उनको उन तक लिटरेसी प्रोवाइड करना, उनको बुक्स में, उनको रीडिंग्स में इंटरेस्ट लाना। By the second half of 20th century, there was general agreement around the position that the public library fulfill three intellectual roles: education, information and एंटरटेनमेंट। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों प्रोवाइड करें। जैसे एजुकेशन जो ये तो मेन फोकस होता है किसी भी लाइब्रेरी का, और इन्फॉर्मेशन भी, अगर एजुकेशन चल रहा है तो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से डेफिनेटली होगा, और साथ में उनको एंटरटेनमेंट भी मिले ताकि जो भी रीडर्स हैं, जैसे छोटे एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो बुक में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उनको किस तरीके से बुक के पास लाए। तो जैसे कि बुक में छोटे छोटे बच्चों की जो बुकें होती है उसमें कार्टून्स, पिक्चर्स बहुत सारे बने होते हैं जिससे वो बुक को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टूल्स एंड टेक्निक है ताकि जो लाइब्रेरीज़ हैं बच्चों को उनको इंटरेस्ट आए। अब यहाँ पे रोल्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ इन नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी में पब्लिक लाइब्रेरीज़ का क्या रोल होता है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हर एज ग्रुप
के जो लोग होते हैं उनके अलग नीड्स एंड उनके अलग रीडिंग हैबिट्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज सोसाइटी में लाइब्रेरीज़ को फंक्शन करना चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरी जो सोसाइटी में होते हैं तो बहुत सारे एज ग्रुप के लोग उसमें आते हैं। हर किसी का अलग अलग अपना इंटरेस्ट लेवल होता है रीडिंग मटेरियल से लेके, तो उनके पास इतना एक्सेस होना चाहिए कि सबके जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल कर सकें। फिर यहाँ पे ये देखिए स्पेशल रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन नॉलेज सोसाइटी। जैसे ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कल्चरल एनरिचमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन डेफिनेटली सोसाइटी में अगर लाइब्रेरीज होगा तो एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट मिलेगा। इंफॉर्मेशन उससे इंफॉर्मेशन भी लोगों को नई नई तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, नए नए बुक पढ़ेंगे। तो कल्चर एनरिचमेंट कैसे होगा, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भी बुकें हैं वो भी वहाँ पे आएंगी, लोग उसमें भी इंटरेस्ट लेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, जब लोग पढ़ लिख के अच्छा मतलब इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उस एरिया का लिटरेसी रेट बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं इसमें। तो ये था हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज़। बाकी लाइब्रेरीज़ जो बचे हैं वो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो यहीं तक है ये वाला चैप्टर। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको फिर भी कोई लेक्चर में डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और आगे मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आने वाला हूँ BLIS का, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। नए नए इन्फॉर्मेशन BLIS से रिलेटेड हम देते रहेंगे। धन्यवाद।